हेलो स्टूडेंट्स, हम व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 10 अनुबंध वैधानिक प्रावधान को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अनुबंध के लिए जो आवश्यक तत्व थे वो हमने इससे पिछले वाले लेसन में पढ़े। इसमें उन जो आवश्यक तत्वों का उनका विस्तृत व्याख्या की गई है। उसी के संबंध में सबसे पहले प्रस्ताव जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है, उसके संबंध में क्या क्या नियम है, उन नियमों का यहाँ पर पालन करना चाहिए। उसमें सबसे पहले बताया कम से कम 2 पक्षकारों का होना जरूरी है। 2 व्यक्ति होंगे तभी कोई प्रस्ताव करेगा और दूसरा स्वीकृति देगा। प्रस्ताव की शर्तें निश्चित होनी चाहिए कि उनकी शर्त क्या है। प्रस्ताव में अगर कोई शर्त है तो उसको स्पष्ट लिखा जाना चाहिए। प्रस्ताव का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होना चाहिए। स्पष्ट या गर्भित प्रस्ताव हो सकता है, विशिष्ट या साधारण प्रस्ताव हो सकता है, मगर इसी के साथ प्रस्ताव करने की इच्छा प्रस्ताव नहीं है। किसी ने सोचा ये करना चाहिए, कर सकते हैं, उसको प्रस्ताव नहीं माना। यहाँ पर प्रस्ताव लिखित में किया जा सकता है, मौखिक में किया जा सकता है, इस सांकेतिक रूप से किया जा सकता है, आमने सामने किया जा सकता है। तो ये हमारे प्रस्ताव संबंधी नियम है। इसी संदर्भ में आगे जो आता है स्वीकृति। जब एक प्रस्ताव करता है तो उसमें सामने वाले पक्ष को स्वीकृति देनी होती है। तो स्वीकृति के लिए क्या क्या नियम है? स्वीकृति पूर्णतया शर्त रहित होनी चाहिए। पूर्ण होनी चाहिए, शर्त रहित। कोई शर्त उसके साथ नहीं होनी चाहिए। उसको शर्त होती है तो उसको प्रति प्रस्ताव माना जाएगा। स्वीकृति निश्चित विधि के अनुसार होना चाहिए। जैसा प्रस्ताव में कहा गया कि आप इस तरीके से स्वीकृति दीजिए तो आपको उस विधि का अनुसरण करना है। स्वीकृति स्पष्ट होना चाहिए, साफ होना चाहिए, उसमें कोई छुपाव नहीं होना चाहिए। निश्चित समय सीमा अगर कोई है प्रस्ताव की तो उस समय सीमा के भीतर स्वीकृति को दिया जाना चाहिए। प्रस्ताव को जानकर स्वीकृति दें। बिना पढ़े ही आपने प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी तो उसको स्वीकृति नहीं माना जाएगा। स्वीकृति उसी को जिसने प्रस्ताव किया है, स्वीकृति उसी को दी जानी चाहिए जिसने आपको प्रस्ताव किया है। उसके अलावा किसी अन्य को स्वीकृति देना वो स्वीकृति का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार आप किसी प्रस्ताव पर मौन रहते हैं, हाँ ना कुछ नहीं कहते हैं, तो उसको भी स्वीकृति नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट आपका आता है अनुबंध करने की क्षमता। अनुबंध करने की क्षमता, जो वयस्क है वो अनुबंध कर सकता है, स्वस्थ मस्तिष्क वाला है और कानून द्वारा जिसे अयोग्य घोषित नहीं किया गया उसे अनुबंध करने की क्षमता है। तो 3 व्यक्ति अयोग्य घोषित है, जिसमें अवयस्क, अस्वस्थ मस्तिष्क और कानून द्वारा घोषित अयोग्य व्यक्ति। तो ये 3 व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकते। फिर स्वतंत्र सहमति कब नहीं मानी गई? स्वतंत्र सहमति 5 परिस्थितियों में नहीं मानी जाती है। सबसे पहले उत्पीड़न को हम बोलते हैं जोर जबरदस्ती, दबाव, धमकी या बल प्रयोग द्वारा ली गई स्वीकृति। इसके बारे में धारा 15 बताती है कि किसी से जबरदस्ती स्वीकृति लेना वो जो है स्वतंत्र सहमति का हिस्सा नहीं है। अनुचित प्रभाव का मतलब जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में हो, शक्ति में हो, अपने जैसे कर्मचारी के प्रति उसका अधिकारी उसको दबाव देकर स्वीकृति ले सकता है, तो अनुचित प्रभाव द्वारा स्वीकृति कहलाएगी। कपट किसी प्रकार का ना हो, छल के द्वारा स्वीकृति नहीं ली जाए, किसी महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर, जानबूझकर छुपाकर, धोखे में रखकर अनुबंध के लिए प्रेरित करना कपट की श्रेणी में आता है। मिथ्या वर्णन, जब पक्षकार किसी असत्य बात को उसकी सत्यता में विश्वास रखते हुए वर्णन करता है, उसे मिथ्या वर्णन कहते हैं। यह जानबूझकर नहीं किया जाता। जो वो कह रहा है उसका आधार ही गलत है, असत्य है, और वो उसको बढ़ा चढ़ाकर बोले जा रहा है, तो उसको मिथ्या वर्णन माना गया है। गलती अथवा भूल, जब दोनों पक्षकार ठहराव के लिए आवश्यक तथ्य संबंधी गलती पर हो, यह ठहराव व्यर्थ होगा। मतलब जैसे किसी ने किसी को गाय बेचने का सौदा किया और जब सौदा किया जा रहा था उससे पहले गाय की मृत्यु हो चुकी, तो ऐसा जो गलती या भूल द्वारा किया गया ठहराव होगा तो उसको हम व्यर्थ ठहराव मानेंगे। फिर आता है आपके प्रतिफल संबंधी नियम। प्रतिफल मतलब कुछ के बदले कुछ देना। वचनदाता के वचन के बदले वचन ग्रहीता द्वारा दिया जाता है। प्रतिफल वह मूल्य है जो वचनदाता के वचन के बदले वचन ग्रहीता द्वारा दिया जाता है। तो प्रतिफल के संबंध में क्या नियम है? वचनदाता की इच्छा पर निर्भर होता है। वचनदाता स्वयं के लाभ के लिए प्रतिफल ले रहा हो ये आवश्यक नहीं है, किसी और के लाभ के लिए भी ले सकता है। वचनदाता किसी अन्य के लिए हो सकता है। प्रत्येक अनुबंध में प्रतिफल का होना आवश्यक है। बिना प्रतिफल के अनुबंध को अवैध माना गया है, व्यर्थ माना गया है। प्रतिफल का वास्तव में कुछ मूल्य होना चाहिए, मूल्यवान होना चाहिए। बिना मूल्य वाला प्रतिफल नहीं माना गया। प्रतिफल वैध होना चाहिए, कानूनी रूप से
उसका वेद होना आवश्यक है। संभव है और निश्चित होना चाहिए। प्रतिफल जो है संभव हो, किया जा सकता हो, निश्चित हो, ऐसा होना चाहिए। प्रतिफल को भूत भविष्य वर्तमान में दिया जा सकता है। प्रत्येक अनुबंध में कुछ प्रतिफल अवश्य हो। कोई भी अनुबंध बिना प्रतिफल के मान्य नहीं है। ये प्रतिफल संबंधी नियम है। इसके बाद आ जाता है आपका व्यर्थ ठहराव। ऐसे ठहराव जो कानून द्वारा अनुबंध में नहीं बदले जा सकते व्यर्थ ठहराव कहलाते हैं। तो उसके संबंध में नियम बताएं। अगर अनुबंध करने वाले व्यक्ति अयोग्य होंगे तो व्यर्थ ठहराव होगा। आप अनावश्यक तथ्य संबंधी गलती पर हो, जो चीज है ही नहीं उसके लिए अनुबंध कर रहे हैं तो वो ठहराव भी व्यर्थ होगा। विदेशी राज नियम आपको नहीं मालूम है और विदेश में कोई समझौता किया जाता है तो ये भी तथ्य संबंधी गलती मानी जाएगी, तो वो व्यर्थ ठहराव होगा। प्रतिफल या उसका उद्देश्य असंवैधानिक नहीं होना चाहिए। किसी को मृत्यु दे मारना, किसी को गोली मारना, ऐसे संयोग जो अनुबंध किए जाते हैं वो असंवैधानिक, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी नहीं। किसी के विवाह में अवयस्क को छोड़कर किसी अविवाहित के विवाह में रुकावट डालने का ठहराव भी व्यर्थ माना गया है। किसी व्यक्ति के कानूनी व्यवसाय में रुकावट, कोई वैध कारोबार कर रहा है उसको रोकने रुकावट डालने के लिए कोई अनुबंध या ठहराव किया जाता है वो भी व्यर्थ माना गया है। किसी को भ्रम या संदेह वाले ठहराव, ऐसे ठहराव जो भ्रम या संदेह वाले हैं, जैसे मैं ये पेन 5 या 10 रुपए में बेचूंगा तो ये भ्रम है, 5 में या 10 में, तो ये भ्रम या संदेह वाले ठहराव। बाजी के ठहराव, जुए के जो ठहराव है उनको भी व्यर्थ माना गया है। और असंभव घटना के घटित होने का ठहराव, जो घटना हो ही नहीं सकती उसके लिए घटित होने का जो ठहराव किया जाएगा वो भी व्यर्थ माना जाएगा। और जो प्रारंभ से ही असंभव हो, कोई कह दे मैं आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा तो वो असंभव ठहराव है, तो वो भी व्यर्थ माना जाएगा। सायोगिक अनुबंध ऐसा अनुबंध जो घटना के घटित होने पर आधारित होते हैं। सायोगिक अनुबंध बीमा के जो अनुबंध है कि आपके मकान की आग लगेगी तो हम आपको क्षतिपूर्ति करेंगे, तो सायोगिक अनुबंध क्षतिपूर्ति वाले अनुबंध होते हैं। मगर यहाँ पर जुए के अनुबंध भी इसी में आते हैं, मगर उसको जो है कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। सिर्फ बीमा के अनुबंधों को यहाँ पर सायोगिक अनुबंध की श्रेणी में रखा जाता है। फिर अनुबंध की समाप्ति के, अनुबंध कब समाप्त होता है तो उसके बारे में, या तो उसका निष्पादन हो जाए, दोनों पक्ष अपने अपने काम पूरा कर दें, दोनों पक्ष आपसी सहमति से उस कार्य को न करे या न करे तो अनुबंध की समाप्ति हो सकती है। अनुबंध के लिए जो निर्धारित समय है वो समय अवधि समाप्त हो जाए तब भी अनुबंध की समाप्ति हो सकती है। और राज नियम के प्रभावित होने से कोई किसी अनुबंध में कोई राज नियम लागू हो जाए, जैसे किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाए या दिवालिया हो जाए तो वहां पर राज नियम लागू हो गया तो उसको नहीं किया जा सकता। अनुबंध भंग या खंडन के द्वारा, एक व्यक्ति कह दे मैं तो अनुबंध पूरा नहीं करूंगा तो उसको भी अनुबंध की समाप्ति है। उसके बाद उसके पास क्या रेमेडीज है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। और निष्पादन की असंभवता द्वारा समाप्ति, जब उस अनुबंध को किया ही नहीं जा सकता हो तो तब भी अनुबंध की समाप्ति मानी जाएगी। तो ये अध्याय 10 का मैंने जो है आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि समझ आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।